इस वीडियो में हम देखेंगे कंजंक्शन का क्या करेक्ट यूज होता है, कहाँ पे आप गलतियां कर सकते हैं, कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंजंक्शन के क्या करेक्ट यूजेज हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या कुछ आपके नियम हैं, मैं सारी नियम की बात नहीं कर रहा हूं कि कंजंक्शन का प्रयोग कैसे होता है, लेकिन कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं जिनको आपको जानना ही चाहिए। वही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वहीं से आपको एरर फाइंड करने को मिलती है। तो हम अभी देख क्या रहे हैं कि स्पॉटिंग एरर की सीरीज में सारे आपके पार्ट्स चल रहे हैं। तो आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने अलग अलग पार्ट्स पे दिए हुए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के, और कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी कराई हैं, तो आपको यहाँ पे मैं कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ उन सारी वीडियोस का, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो खत्म करने के बाद उन सारे लिंक्स को भी आप चेक करिएगा, जिससे आपको और सारे रूल्स की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नियम। सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट रूल है क्या, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड। मतलब बोथ के बाद अगर बोथ आपका यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो वो आपका एंड से ही रिलेटेड होगा। और कब, जब पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा रहा है तब, ठीक है। और बोथ का प्रयोग यहाँ पे बताने की कोशिश किया पॉजिटिव सेंस में ही या अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे क्या लिखा है, बोथ राम एज वेल एज श्याम वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे बोथ राम एज वेल एज श्याम की बात हो रही है, तो बोथ के बाद एज वेल एज नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, एंड। बोथ राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इनका जो करेक्ट यूजेस है वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या यूज होता है, किसके साथ क्या यूज होता है, कुछ पेयरिंग्स होती हैं, तो वो आपको अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से आप एरर भी फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका नेगेटिव सेंस है, दो लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, नाइदर नॉर का, ना कि बोथ का, ठीक है। जनरल रूल कहता है कि आपका अगर नेगेटिव सेंस होता है तो बोथ का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे क्या लिखा है, बोथ राम एंड श्याम डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे बोथ राम एंड श्याम डिड नॉट है, मतलब नेगेटिव सेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब बोथ और एंड दोनों चीजें तो सही हैं, लेकिन अगर आपको पता क्या है कि आपका नेगेटिव सेंस है यहाँ पे निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे, वो ज्यादा उचित होगा। नाइदर राम नॉर श्याम वेंट टू स्कूल, तो ये आपका एकदम करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। दूसरे नियम की बात करें यहाँ पे हम, तो दूसरा नियम आपका क्या कहता है कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर और, नाइदर और तो हम इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम आपको नॉट ओनली बट आल्सो वाले पार्ट में होती है। कह रहे हैं कि ये जब दोनों यूज होंगे तो ये आपके सेम पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा ही फॉलोड होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकते। पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारा जो होगा ये नॉट ओनली और बट आल्सो या बोथ एंड, नाइदर नॉर, आइदर और के लिए सेम ही यूज होगा, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेंटेंस देखिए, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज बुक बट ऑल्सो हिज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली लॉस्ट, नॉट ओनली के बाद क्या है आपका वर्ब आ रहा है, नॉट ओनली लॉस्ट, तो ये आपका वर्ब आ रहा है। यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। बट ऑल्सो हिज यूनिफॉर्म, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए पढ़ने में बिल्कुल भी गलत नहीं लगेगा, कहीं से भी एकदम सही लगेगा। ही नॉट ओनली लॉस्ट कहेंगे, अर्थ भी निकल रहा है, सही निकल रहा है, सब कुछ है। तो यहाँ पे गलती क्या है, तो ये आपका जो कॉमन सा ये नियम है, बहुत छोटा सा, ये आपका यहाँ पे गलती है कि इसको कैसे लिखेंगे, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज बुक्स बट ऑल्सो हिज यूनिफॉर्म। तो नॉट ओनली के बाद भी आपका क्या है, प्रोनाउन, बट ऑल्सो के बाद भी आपका क्या है, प्रोनाउन, फिर ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। मतलब यहाँ पे एक तरीके से रीअरेंजमेंट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब भी इस तरह की आपकी गलतियां होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी देखेंगे नॉट ओनली है तो एक पहली बात तो ये देखनी है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आता है, ये आपका कॉमन पेयर है, इतना तो आप सबको पता होगा। जैसे आइदर के बाद क्या आता है, और आता है। नाइदर के बाद क्या आता है, नॉर आता है। बोथ के बाद एंड आता है। नॉट ओनली के बाद उसी तरह क्या आएगा, बट ऑल्सो ही आएगा। पहले तो ये देखिए कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आया है कि नहीं, अगर नहीं आया फिर वहां पे गलती है। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा,
फिर दूसरी बात आप क्या देखेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो तो हैं, लेकिन आप देखिए कि ये आपके कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा फॉलोड हैं, किसके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, वर्ब है और यहाँ पे क्या है आपका प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पे गलती देगा। तो आप क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे केवल गलती बताने की बात की जाएगी तो आप बता देंगे कि आपको पहले पार्ट में यहाँ पे गलती देखने को मिल रही है। अगर कहा जाएगा कि सुधार करके लिखिए तो आप कह देंगे कि लॉस्ट वाला आप पहले भेज दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि टू कंजंक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। कह रहे हैं कि दो कंजंक्शन सेम सेंटेंस में यूज नहीं किए जाने चाहिए। जैसे क्या लिखा, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। हमको पता क्या है कि दो आपका क्या है कंजंक्शन है, और ये क्या है यहाँ पे बट भी आपका लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो रहा है, दो दो कंजंक्शन सेम सेंटेंस में यूज आपके हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, दो ही वर्कड हार्ड, आप बट को हटा दीजिए तो भी आपका काम चलेगा, केवल कॉमा से ही दो ही वर्कड हार्ड फिर कॉमा ही फेल्ड, ये आपका सेम आपका अर्थ निकाल के रखेगा। ठीक है, तो कॉमा यूज करिए, या फिर कभी कभी हम दो के साथ किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। हालांकि लिखा नहीं है, समझ के रखिए कि दो या ऑल दो के साथ येट का यूज करते हैं। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, मतलब फिर भी वो फेल हो गया हार्डवर्क करने के बावजूद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका फोर्थ नियम है। फोर्थ में आपके ये देख रहे हैं नीचे भी बहुत सारे आपके नियम इसी में इंक्लूड कर लिए, मैंने अलग से इनकी स्लाइड नहीं बनाई है। ये समझ में आ गया तो बाकी भी समझ जाएंगे। देखिए क्या है, नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय देन, नॉट ओनली बाय देन। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि नो सूनर अगर आता है सेंटेंस के शुरुआत में तो उसके बाद हमेशा आपका देन प्रयोग होगा, THAN, ना कि देन, THEN। ठीक है, और बट, देन और बट का प्रयोग हम नहीं करते हैं नो सूनर के बाद। आप ध्यान रखिएगा, नो सूनर के बाद हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, हम देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर और देन, इतना आप याद रखिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, नो सूनर हैड ही सॉल्व्ड द रिडल देन ही वॉज अपलॉडेड। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी मिस्टेक देखने को मिल रही है, केवल एक ही मिस्टेक है, ये आपका देन है, होना क्या चाहिए, देन होना चाहिए। तो अगर आपको ये नियम भी नहीं पता है तो आप क्या सोचेंगे, इतना ध्यान ही नहीं देंगे कि इसमें कहाँ मिस्टेक हो सकती है, नहीं पता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई इस पे आधारित कि नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा, देन या बट का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, जब भी हम नो सूनर, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नो सूनर के बाद आपका क्या आएगा, देन आएगा। इसी तरह हार्डली अगर होगा तो हार्डली के बाद या तो वेन आता है या फिर बिफोर आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। स्कार्सली, स्कार्सली के बाद या तो वेन आएगा या तो फिर क्या आएगा, बिफोर आएगा। इसी तरह बेयरली, बेयरली के बाद या तो वेन या तो बिफोर, और कुछ आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इन पेयर्स को भी आप याद रखिएगा, नो सूनर के बाद देन, हार्डली के बाद वेन या बिफोर, स्कार्सली के बाद वेन बिफोर, चौथा क्या है आपका बेयरली के बाद वेन और बिफोर। इसके अलग अलग आपके और भी नियम हो सकते थे, मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर को लंबा करने की कोशिश नहीं की। ये आप समझ सकते हैं, अगर एक आप समझ गए तो बाकी भी आप समझ जाएंगे, ये मुझे ऐसी उम्मीद है। तो एक बात तो ये एरर आपको समझ में आ गई कि नो सूनर के बाद अगर देन आएगा या बट आएगा तो आप बता देंगे कि हाँ वहीं पे एरर है। यहाँ पे इसी सेंटेंस में आपका अगर नो सूनर भी रहेगा और यहाँ पे देन भी रहेगा, फिर भी आपकी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर देंगे, या कैसे आपकी यहाँ पे एक तरीके और है इसमें आपकी गलती निकालने का, या गलती वो दे सकते हैं। वो क्या होगा कि वो ऐसा करते हैं कि ही जो यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट इसको पहले कर देते हैं और यहाँ का हैड जो है इसको बाद में कर देते हैं। मतलब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे नो सूनर, और यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, ही हैड, और आगे पूरा यही रहेगा, सॉल्व द रिडल देन ही वॉज अपलोडेड। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, नो सूनर के बाद आपका क्या आएगा, जो भी ऑक्सिलरी आएगा, हेल्पिंग वर्ब वो होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, तो आप क्या देखेंगे, नो सूनर देखेंगे और देन देखेंगे, सोचेंगे अच्छा ये दोनों चीजें तो एकदम मैच करें, मतलब इसके पार्ट में एरर नहीं है, तो नो एरर पे टिक करके आएंगे। जबकि यहाँ पे गलती क्या हो गई है, नो सूनर के बाद आपका क्या लगना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका क्या लगना चाहिए था, सब्जेक्ट, और यहाँ पे ठीक इसी का उल्टा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये आपका हार्डली और वेन बिफोर में भी यूज होगा, स्कार्सली वेन बिफोर और बेयरली वेन बिफोर में भी यूज आपका होगा। मतलब यहाँ पे बेयरली और वेन बिफोर आपका एकदम सही लिखा रहेगा, बेयरली के साथ या तो वेन लगेगा या तो बिफोर लगेगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे कि सब्जेक्ट पहले दे देंगे और उसके बाद उसका ऑक्सिलरी देंगे, तो वो गलती भी आपकी निकल के आती है इसी वाले पार्ट में। तो ये जो आपका चौथा रूल है, इसके अंदर आपके लगभग 4 से 5 रूल आपके छिपे हुए थे, इसी स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम पांचवें नियम पे चलते हैं। पांचवा नियम हमारा क्या कहता है कि दैट शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर अ सेंटेंस इन अ डायरेक्ट स्पीच एंड बिफोर इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट स्पीच।
कह रहे हैं कि दैट का प्रयोग हम डायरेक्ट स्पीच की अगर बात करें तो उसमें हम बिफोर सेंटेंस या सेंटेंस से पहले हम नहीं करते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा करेंगे तो गलत होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, राम सेड दैट, और फिर ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में हम दैट का प्रयोग करें सेंटेंस से पहले करेंगे तो क्या है, गलत है। तो ये आपका गलती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दैट का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो यहाँ पे गलत होगा। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, राम सेड, और ये आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो देयर, ये आपका सही होगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोवर्ब होता, जैसे यहाँ पे आपका होता राम आस्क्ड मी दैट, तो उसके आगे अगर ऐसे लिखा होता हु आई वॉज, ऐसे अगर लिखा होता, तो यहाँ पे अगर ऐसे कहते हैं हु आई वॉज, तो हु आई वॉज क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है, तो हु क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह काम करेगा, तो इसके पहले हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। बस यही बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये आपका रूल नंबर 6 है। क्या करें कि डाउट एंड डाउटफुल, ये आपके जब भी आएंगे डाउट या डाउटफुल, तो ये किसके द्वारा फॉलोड होंगे, इफ या वेदर के द्वारा। कहां पे, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जब आपका सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव होगा और उसमें डाउट या डाउटफुल का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद हमेशा इफ या वेदर का प्रयोग होगा, ठीक है। और कुछ प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई डाउट दैट ही विल आंसर, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे शंका है या डाउट है कि वो आंसर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आई डाउट दैट ही विल आंसर, तो यहाँ पे ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डाउट के बाद क्या आएगा, इफ आएगा या तो वेदर आएगा, तो दैट का प्रयोग यहाँ पे क्या है, गलत है। दैट का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय दैट, दैट का प्रयोग भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दैट लिखा गया था और कुछ नहीं लिखा गया। कब, नेगेटिव सेंटेंसेस में, जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो और उसमें डाउट या डाउटफुल आएगा तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही रूप क्या होगा, आई डाउट इफ ही विल आंसर। और देखिए यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट डाउट इफ ही विल आंसर, तो यहाँ पे देखिए डू नॉट मतलब नेगेटिव आ गया है, तो यहाँ पे इफ का प्रयोग क्या है, गलत है, बल्कि इसकी जगह पे क्या प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक है, और यहाँ पे अगर ये रूल आप भूलते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा आपसे रहेगी कि आप पकड़ नहीं पाएंगे गलती, क्योंकि पढ़ने में तो आपको बिल्कुल गलती दिखेगी नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नियम की बात करते हैं हम। 7वां नियम हमारा क्या कहता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है क्या, ये भी आप ध्यान से देखिएगा क्या, कि नाइदर ऑफ मींस नन ऑफ द टू। अगर कहीं पे लिखा हो नाइदर ऑफ, इसका मतलब क्या, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। जब भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात की जाए और उसमें से बताया जाए कि इन दोनों में से कोई भी नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, नाइदर ऑफ का। लेकिन अगर वस्तुएं या व्यक्ति दो से अधिक हैं तो हम किसका यूज करेंगे, नन ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पे इनके उल्टे यूजेस आपको देखने को मिलेंगे कि दो लोगों के लिए आपका नन ऑफ का यूज हो सकता है और दो से अधिक के लिए आपका नाइदर ऑफ का। तो वहीं पे आपको सावधानी बरतनी होगी कि नाइदर का प्रयोग दो के लिए और नन का प्रयोग क्या होगा, दो से अधिक के लिए यहाँ पे करेंगे आप। जैसे यहाँ पे एक आपका दिया गया है सेंटेंस बना करके, क्या मान लीजिए कोई बॉब है, वो क्या कहता है, कैन आई सेट द फॉन्ट कलर, और फिर क्वेश्चन पूछता है कैन आई कस्टमाइज द टेक्स्ट, तो फ्रैंक उसको क्या आंसर देता है, नन ऑफ दीज ऑप्शन इज अवेलेबल सॉरी। तो देखिए ये इसका आंसर है। तो इसमें गलती अगर मैं ढूंढने की बात करूं, बताइए कि यहाँ पे जो फ्रैंक का आंसर है इसमें किस पार्ट में गलती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने केवल दो चीजों के बारे में बात की है कि क्या वो फॉन्ट कलर सेट कर सकता है या फिर टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकता है। केवल दो ही ऑप्शंस की बात की जा रही है, तो दो ऑप्शन के लिए यहाँ पे उसने नन ऑफ दीज का प्रयोग किया है, जो कि क्या है, टोटली गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाइदर ऑफ दीज ऑप्शन इज अवेलेबल, और यहाँ पे सॉरी वो तो आपका सेम ही रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी दो वस्तुओं या दो पर्सन्स की बात की जाएगी तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, नाइदर ऑफ का, और दो से अधिक के लिए अगर बात की जाएगी तो क्या यूज करना है, नन ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक इसी तरह अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या पैराजम्बल्स में कहीं भी देखने को मिलता है इस तरीके का कि नाइदर ऑफ का प्रयोग होकर आपका सेंटेंस बन रहा है, तो वो आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे आपके दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं या दो ही लोग अवेलेबल हैं, उनमें से दोनों की बात की जा रही है। अगर नन ऑफ का प्रयोग हुआ है मतलब वहां पे दो से अधिक वस्तुएं या लोग अवेलेबल हैं। इतना आपको समझ के रखना होगा।
8वें नियम की बात करते हैं, ये आपका नाइदर नॉर की तरह ही है। आपका क्या है, आइदर ऑफ का यहाँ पे प्रयोग है कि यहाँ पे क्या है, आइदर ऑफ का मतलब क्या होगा, वन ऑफ द टू। जब भी आइदर का प्रयोग करेंगे, आइदर ऑफ का, तो उसका मतलब क्या होगा, दो में से किसी एक के बारे में बात की जा रही है। अगर हम प्रयोग करेंगे वन ऑफ का, मतलब वहां पे दो से अधिक में से किसी एक की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझ के रखिएगा। अगर आइदर ऑफ का प्रयोग है मतलब वहां पे केवल दो ही वस्तुएं या दो ही पर्सन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बात की जा रही है। वन ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब आपके जो पर्सन्स हैं या जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या दो से अधिक होगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो बता रहे हैं कि तुम्हारे क्लास के ही किसी एक स्टूडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, उसी की जिम्मेदारी है या उसी की वजह से हुआ है ये जो भी लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप बताइए, कोई भी क्लास आपकी होती है तो उसमें दो स्टूडेंट तो होते नहीं है, मतलब दो से अधिक बच्चे ही वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे आइदर ऑफ का प्रयोग क्या है, यहाँ पे गलत है, बल्कि इसकी जगह पे क्या प्रयोग होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ये आपका करेक्ट होगा। आइदर का प्रयोग केवल दो के लिए किया जाएगा, वन ऑफ का प्रयोग क्या किया जाएगा, दो से अधिक के लिए किया जाएगा। तो आइदर और नाइदर से रिलेटेड एक रूल और है यहीं पे, अगर मैं कह दूं आपको 9th रूल, ऐसे सिंपल सा है, कोई भी कठिन नहीं है। क्या है कि अगर आपका देखिएगा कि आइदर, आपको पता है कि आइदर हमेशा किसके साथ प्रयोग होता है, और के साथ, और जो नाइदर होता है वो प्रयोग किसके साथ होता है, नॉर के साथ। तो कभी भी इनके यूजेस में आप शफल मत करिएगा, मतलब आइदर के साथ कभी भी नॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो नाइदर के साथ कभी भी और का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, गलत होगा। आइदर के साथ हमेशा और का और नाइदर के साथ हमेशा नॉर का। अब यहाँ पे इस रूल को मैं इतना डिस्कस क्यों कर रहा हूँ 9th पॉइंट डाल के, क्योंकि यहाँ पे आपका और लिखा है और यहाँ पे आपका नॉर लिखा है। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि नाइदर के साथ लिखा तो केवल और होगा, लेकिन आप उसे नॉर समझ लेंगे। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि नाइदर के साथ नॉर लिखा हुआ है क्या और लिखा हुआ है। आपसे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको तो आप करके नहीं आइएगा, ये सारी गलतियों से आप बचिएगा। ठीक है, तो ये तो थे आपके कुछ छोटे से, आप कह दूं कि काफी इंपॉर्टेंट आपके कंजंक्शन से रिलेटेड आपके रूल्स, जो आपको पता ही होने चाहिए अगर आप एरर फाइंड करना चाहते हैं या स्पॉट करना चाहते हैं एरर आपके सेंटेंस में कौन सी है। मुझे पता ही है आपके सारे के सारे नहीं है, लेकिन ये आपके कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनको समझना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पार्ट कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, जिससे और लोग भी समझ सकें कि ये क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो इंग्लिश में आपको जानने ही चाहिए। यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कोई भी एग्जांपल पढ़ के आप नहीं बता सकते थे। जैसे सिक्स सेंस कुछ लोगों की काम करती है तो यहाँ पे वो भी फेल हो जाती है कि यहाँ पे आपकी गलती क्या है, अगर आपको एग्जैक्टली रूल नहीं पता है। तो पढ़ने में एकदम सही लगेगा, कोई भी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट रूल नहीं पता है तो आप एकदम 100% श्योर गलती करके आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।